तो नमस्कार। क्लास जो है आज आपकी आप उनके लिए रिकॉर्ड कर ले रहा हूं जो लोग रेगुलरली लाइव जुड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रुप में तो लगभग 60 से 65 भाई बहन हैं हम ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले, लेकिन जुड़ते 30 से 40 हैं। तो यस नहीं सर, अब जुड़ मैं पाए हैं भी नहीं उनके जुड़ लिए ये पाता। रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड क्लास है। और इस क्लास में हम अभी बिगनिंग में डिस्कस कर रहे हैं आपसे कुछ डाउट्स को। दो बहनों के डाउट्स हैं अभी मेरे पास, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं तब तीसरे का डाउट उठाएंगे। ठीक है, पहले दो डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, फिर जिया का कुछ क्वेश्चन है और शायद प्रियदर्शनी भी कुछ कहना चाहती है। तो जिया, आपका क्वेश्चन इसके बाद उठाएंगे, मतलब इन दो प्रश्न के बाद। हवाई द्वीप यूएस का 50 नंबर का अपना एक स्टेट है, और ये पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल मध्य में तो नहीं है, हाँ पश्चिमी तट के आसपास है। मतलब बहुत करीब भी नहीं है तट के और बहुत दूर भी नहीं है तट के, यानी कि ये प्रशांत महासागर के उस प्लेट के बीच में है। दरअसल ये है क्या, और बहुत सारे आइलैंड्स का ये आर्क एक चाप जैसा स्ट्रक्चर पैदा कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री की तरह रिएक्ट कर रहा है, जिन फैक्ट्रीज में आइलैंड पैदा होता हो। आप कह सकते हैं कि हवाई द्वीप में रोज एक नए आइलैंड के पैदा होने की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, प्रक्रिया चल रही है अनवरत रूप से। एक आइलैंड बनता है और फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, फिर दूसरा आइलैंड बनता है और फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाता है, यानी गति करता चला जाता है, यानी आगे की ओर बढ़ जाता है, वो हल्का सा फिसल जाता है वो, और नए नए द्वीप बनते रहते हैं हवाई द्वीप पे। तो सबसे पहले मैंने ये बताया आपको कि हवाई द्वीप क्या है। तो हवाई द्वीप जो है वह एक जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। हिंदी में इसके लिए टर्म आता है भूगर्भीय हॉटस्पॉट। ठीक है, भूगर्भीय भूगर्भीय तप्त स्थल, यह हॉटस्पॉट। इसका निर्माण कैसे होता है? भूगर्भीय हॉटस्पॉट जो है वो एक ऐसा स्थान है जिसका कनेक्शन पृथ्वी के इनर कोर से है, आउटर कोर से जिसका कनेक्शन है, वो प्लेस है कौन? हॉटस्पॉट, ज्योग्राफिकल हॉटस्पॉट या भूगर्भीय हॉटस्पॉट। इसमें क्या होता है कि जो आउटर कोर है वो, जिसको आप हिंदी में बाह्य क्रोड कहते हैं, बाह्य क्रोड जो है उसका तापमान एस्ट्रोस्फीयर से भी ज्यादा है, और बाह्य क्रोड लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, मैग्मा के फॉर्म में है, जैसे एस्ट्रोस्फीयर है। और ये जो मैग्मा है, यहां भी इन मैग्मा में भी कन्वेक्शन करंट क्रिएट होता है, कन्वेक्शनल करंट। इस मैग्मा में भी संवहनीय धाराएं पैदा होती हैं उष्मा ऊर्जा का। आप में से किसी भाई बहन ने यदि एक हॉलीवुड मूवी पसंद करने वाले हो तो एक मूवी देखना, दी कोर, बेहतरीन मूवी है और ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए अनिवार्य है देखना। यदि आपका भूगोल ऑप्शनल है तो आप जरूर, किसी दिन पढ़ने का मन ना हो तो उस दिन मूवी देखो, और उस मूवी का नाम होगा दी कोर। यूट्यूब पे भी सर्च करना, शायद मिल जाएगा। बड़ी बेहतरीन मूवी है। ऐसी मूवी हालांकि किसी किसी को बोरिंग भी लगेगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ वैज्ञानिक ऐसी कल्पना करके ये मूवी बनी है कि वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाने की कोशिश करते हैं। तो जरूर देखना है मूवी, तब पता चलेगा आपको। हालांकि इस मूवी में कुछ फैंटेसी भी है, फालतू चीजें भी दिखाई जो साइंस और ज्योग्राफी नहीं मानता, लेकिन ओवरऑल एक विजन दे देता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तापमान ज्यादा है तो दबाव ज्यादा है तो घनत्व ज्यादा है। कैलकुलेशन एक अच्छा आपको समझने देगा। तो आउटर क्रोर, जिसको बाह्य क्रोर कहते हैं, जिसमें निकेल है और जिसमें लोहा है, और ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये लगातार उच्च तापमान के साथ है, हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र है, और यहां पे कन्वेक्शनल करंट जनरेट होता है। इस कन्वेक्शनल करंट का जो फ्लो होता है वो ऊपर की ओर होता है। तो कभी कभी इसी फ्लो ने क्या किया है
यहां से गैस निकलने के लिए कहीं कहीं दरार बना के ऊपर तक निकल जाता है। ऐसी जगह दुनिया में लिमिटेड है। ऐसी जगह दुनिया में 4 ही हैं, जिनमें से 3 एक्टिव मोड में है, 2 समुद्र में है और एक जमीन पे है। बायलक, ये को इंसिडेंस है। दो समुद्र में कहां है? एक का नाम आप खुद पुकार रहे हो, हवाई, और दूसरे का नाम है रीयूनियन। रीयूनियन हिंद महासागर में है और रीयूनियन कॉलोनी है फ्रांस की। रीयूनियन जो है ये एक फ्रेंच कॉलोनी है और हवाई द्वीप जो है ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो पैसिफिक ओशियन के अंदर जो हवाईयन आइलैंड है वह क्या है? एक प्रकार का जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। और रीयूनियन आइलैंड जो है वो हिंद महासागर में है, मेडागास्कर के पास है। मेडागास्कर आपने सुना होगा, मालागासी या मेडागास्कर। मॉरिशस सुना होगा, सेशल्स सुना होगा। तो मॉरिशस मेडागास्कर के पास है रीयूनियन, वो भी एक हॉटस्पॉट है। और एक जमीन पे हॉटस्पॉट है, बड़ा फेमस है। उत्तरी अमेरिका में एक देश है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका मेंबर वो भी था, हवाईयन आइलैंड। तो वो जो उत्तरी अमेरिका का एक जगह है येलोस्टोन पार्क, कभी आप नाम सुनेंगे, येलोस्टोन पार्क नाम है। येलोस्टोन पार्क अमेरिका का बड़ा खूबसूरत पार्क है। येलोस्टोन पार्क एक्टिव मोड में पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि स्थल मार्ग से जो ये हॉटस्पॉट जब आता है तो वो अभी पूरी तरह से क्या हो रहा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आके वो फैल रहा है। तो वो एक शायद ऐसा अनुमान है, वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि वो सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म कर रहा है। यानी आने वाले सैकड़ों हजारों सालों में ऐसा होगा कि पूरे अमेरिका जो यूएस का क्षेत्र है, स्थल खंड है, वहां पे एक बहुत भयंकर और बहुत विशाल का एक बड़ा सा वॉल्केनो फटेगा। और उस बड़े वॉल्केनो के लिए टर्म यूज किया जा रहा है सुपर वॉल्केनो। अभी फटा नहीं है, फटेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? यही जो रीयूनियन आइलैंड है, सॉरी माफ करना, येलोस्टोन पार्क, जो येलोस्टोन पार्क है वहां पे जो एक हॉटस्पॉट है, उस हॉटस्पॉट से गर्म गैसें तो निकल रही है, गैसें निकल रही हैं, धुआंरा निकल रहा है, लेकिन मैग्मा नहीं निकल रहा है। तो नीचे से जो मैग्मा आ रहा है, ये मैग्मा आउटर कोर से आ रहा है। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि जो जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट से बने हुए आइलैंड हैं, उनके रॉक का जो कंपोजिशन है उसमें आयरन और निकल की क्वांटिटी अदर वॉल्केनिक इरप्शन से ज्यादा है। इसका मतलब है ये आउटर कोर से आ रहा है, ये एस्टेनोस्फेयर से नहीं आ रहा। और लिक्विड जो है उसमें जो लिक्विड की विस्कोसिटी, मतलब जो उसकी जो लिक्विड की जो गाढ़ापन है वो भी अपेक्षाकृत कम है, यानी तेजी से फैल रहा है। तो कुल मिला के मैं बतलाना ये चाह रहा था, जो अपनी छोटी गुड़िया पूछी कि हवाई द्वीप प्रशांत प्लेट के बीच में क्यों है। हवाई द्वीप का संबंध प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट वाले केस से नहीं है। हवाईयन आइलैंड एक स्पेशल फिनोमेना है जिसको कहते हैं जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट। जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट इट मींस भूगर्भीय तप्त स्थल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी संकल्पना है जिसका संबंध वैज्ञानिक मानते हैं आउटर कोर से। जैसा कि हम जानते हैं आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है, जैसे एस्टेनोस्फेयर मैग्मा के रूप में है, निकेल और लोहा। और आउटर कोर में भी कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होता है। जहां कहीं भी लिक्विड होगा, जहां कहीं भी लिक्विड खौल रहा होगा, वहां गैसेस तो क्रिएट होंगे ही। और यदि वो गैसेस बाहर निकलने का रास्ता उस गैसेस को नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में पृथ्वी फट के टुकड़ा टुकड़ा उड़ जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगी साहब। तो ये प्रकृति संतुलित करती है आउटर कोर में बनने वाले एक्सेस गैसेस को। जो एक्सेस गैस का प्रेशर है, जैसे आप यदि जो स्टीमर होता है ना, स्टीमर स्टीम करने वाला, आपने देखा होगा, हम स्टीम करने के लिए यूज करते हैं एक खास आता है मशीन जिसमें कि स्टीम पे कुछ भी पका सकते हो। या फिर आप जो ढक्कन यूज करते हो चूल्हे के ऊपर, कांच वाला ढक्कन देखोगे उसमें एक छेद छोड़ दिया जाता है,
पूरी तरह से ढकने के साथ साथ एक छेद क्यों छोड़ दिया जाता है? ताकि जो अतिरिक्त प्रेशर है, दबाव है, वो उससे निकलता रहे बीच बीच में और फटे नहीं। ठीक है, तो वो एक स्ट्रक्चर है। दिखाना पड़ेगा क्या मुझे? दिखाई देता हूं, सॉरी। देखो, अब टीचर्स थोड़ा सा प्रैक्टिकल मोड में होते हैं। साफ नहीं है तो तुम माइंड मत करना, मैं किचन से उठा लाया। अब देखो, इसमें ये वाला छेद दिख रहा है यहाँ पे, ये ठीक है। जो किचन के महारथी हैं वो तो जानते होंगे इसको। ये ढकने के लिए है, ढकने के बाद पूरा गैस कवर अप हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा छेद जो है ये छोड़ दिया गया है, देखो, एक होल सा बना के। मैं सोच रहा था कि गलती से ये होल दे दिया क्या, इससे तो सब गैस बाहर निकल जाएगा, फिर पकेगा कैसे वो? तो पक भी जाता है और फटता भी नहीं है। तो ये एक तरीके से प्रशांत महासागर है, और इसके बीच में ये जो छोटा सा होल है ना, क्या है ये होल? ये होल जो है ये हॉटस्पॉट है, जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट। और इसी होल से जो आउटर कोर का जो मैग्मा निकलता है, आउटर कोर का जो मैग्मा का एक्सेस पावर मतलब फोर्स है, एक्सेस प्रेशर जो है, वो निकल के बाहर आता है। और जब बाहर आता है तो प्रशांत महासागर के जल के संपर्क में आके ठोस हो जाता है, चट्टान बना देता है, द्वीप बना देता है। तो ऐसा दुनिया में कितना जगह है, कौन कौन सा जगह है? तो एक तो हवाई खुद है, ठीक है, हवाई खुद एक ऐसा ही जगह है। दूसरा रियूनियन है, वो भी ऐसा ही जगह है। तीसरा येलोस्टोन पार्क है, ठीक है। येलोस्टोन पार्क आपने सुना होगा, अमेरिका का येलोस्टोन पार्क, वो कॉन्टिनेंटल जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट है। Yellowstone Park is a continental geological hotspot, and Hawaiian Islands and Reunion Islands of Indian Ocean, Hawaiian Islands of Pacific Ocean, they are oceanic geological hotspot. तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसका कोई लेना देना नहीं है किस चीज से, उसका प्लेट टेक्टोनिक वाले सिस्टम से थोड़ा वो डिफरेंट है, क्योंकि उसका लेना देना आउटर कोर से है। उम्मीद करता हूं कि जो जिस बच्ची ने प्रश्न पूछा था उसका थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न उस छोटी गुड़िया ने पूछा था, एक और बच्ची ने, सुमन जायसवाल। सुमन जायसवाल जी का प्रश्न है, आप में से जिनका भी जो प्रश्न रहे ना, आप जरूर पूछिए। डाउट क्लियर ना हो तो फिर ये कम्युनिकेशन वाले क्लास की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों व्यर्थ में जूम को हर महीने 1200-1400 रुपया पे करूं, और फिर पीडीएफ आपको रिकॉर्डिंग भेजने के लिए मैं 2500 रुपया पर मंथ पे कर रहा हूं। जो जूम के जानकार हैं उनको पता होगा, 1 GB फ्री देता है वो, ठीक है। और मेरा 1 GB की जगह 10 GB हो चुका है वीडियो, और रोज बढ़ ही रहा है। तो वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए मैं जूम को भी हर महीने 2500 रुपया पे करूंगा, हर महीने वो जूम वीडियो भेजने के लिए आपको। और दूसरा 2500 तो 10 GB तक है, 100 GB तक। तो 100 GB पार करेगा तो फिर और पैसा उसको पे करना होगा, या पीछे के वीडियोस डिलीट करने होंगे, फिर आपको वो दिखेगा नहीं। तो कई सारे सिस्टम हम जान के इसलिए डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, कि आपको फायदा हो, आपको सहूलियत हो। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, हवाई द्वीप वाला प्रश्न और रीयूनियन वाला प्रश्न। अब वो जो बच्ची थी, सुमन जायसवाल बच्ची जो है, उन्होंने पूछा है एक प्रश्न। एक बार रिपीट करना बेटा, प्रश्न हम भूल गए आपका, मतलब और सबका प्रश्न देख करके। किससे रिलेटेड था प्रश्न? किससे रिलेटेड था आपका प्रश्न? हेलो, हाँ, महासागरीय प्लेट भारी है या बस बस महाद्वीपीय बस बस प्लेट? बस, याद आ गया, याद आ गया। माइक ऑफ कर लीजिए। हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि प्लेटें जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक को हमने कहा था ओशियनिक प्लेट, ठीक है। एक जो थी प्लेट वो थी ओशियनिक प्लेट, और दूसरी प्लेट जो थी वो थी कॉन्टिनेंटल प्लेट। हमने कहा था कि ओशियनिक प्लेट जो होती है वो थिन होती है, मतलब 5 से 7 किलोमीटर ही उसकी मोटाई होती है, ठीक है। और हमने कहा था कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है इसकी मोटाई 30 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक होता है। फिर मैंने ये कहा था कि ये कठोर होता है, बहुत ज्यादा कठोर, मतलब उसकी तुलना में कठोर होता है, और रिजिड होता है, ठोस होता है।
रही बात बच्ची के कंफ्यूजन का मेन आधार है, आप समझ रहे होंगे, भारी। ठीक है, कि कौन भारी है। भारी और हल्का डिपेंड इस पे करता है, मान लो दो बाइक है तुम्हारे पास, एक बाइक का नाम है बुलेट और एक बाइक है तुम्हारा प्लेटिना। ठीक है, सुमन के पास प्लेटिना है, वो प्लेटिना चलाती हुई आ रही है, हल्का गाड़ी होता है प्लेटिना, शेप साइज एक ही जैसा लगता है लेकिन गाड़ी हल्का होता है। यदि इन दोनों में टक्कर हो जाए तो कौन सी गाड़ी उछल जाएगी, उड़ जाएगी? तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ कौन चली जाएगी? प्लेटिना। और जो भारी है यानी जो ठोस होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, प्लेटों के सबडक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराता है तो ओशियनिक प्लेट अंदर जाता है, कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर आता भी नहीं है पूरी तरह से, ये मुड़ जाता है, इसमें बलन पड़ जाता है, ये फोल्ड हो जाता है और कुछ हिस्सा ऊपर चढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ओशियनिक प्लेट ऑलरेडी नीचे से होता है, नीचे होता है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट पहले से ऊपर होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ऊपर होता है, ओशियनिक प्लेट दबा हुआ है पानी से, पानी का दबाव है तभी तो ये ओशियनिक है। तो ऑलरेडी जब ये दबा हुआ प्लेट है और ये दोनों एक दूसरे से टकरा रहा है तो ये नीचे ही धंसेगा ना, और ये ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि इस पर पानी का क्या है? दबाव है। या तो इसमें फाड़ के घुसेगा या तो इसको ये टकराएगा, तो या तो इसमें घुस जाएगा फाड़ के, या तो इसके नीचे चला जाएगा। जैसे एक कार वाला व्यक्ति है, ठीक है, एक कार चला रहा है सपोज करो, और एक ट्रक चला रहा है, ट्रक चला रहा है, ट्रक और कार की टक्कर हो गई तो ट्रक कार के ऊपर क्या होगा? चढ़ जाएगा, और कार कहां चला जाएगा? ट्रक के नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रक जो है फुला हुआ है, उसकी मोटाई ज्यादा है, और कार जो है पचका हुआ उसकी तुलना में, इसकी मोटाई कम है। ये चीजें यदि केसेस कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि ये ऊपर भी जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में चूंकि ये ऐसा दबा हुआ होता ही है ऑलरेडी, इसलिए ये नीचे चला जाता है। अब रही बात नीचे क्यों चला जाता है ओशियनिक, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब बात ये समझनी है कि दबाव जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ओशियनिक प्लेट पर दबाव बनाता है, ऐसा बच्चे के मन में ये भाव है। जब कोई नीचे जाता है कि इसके, मान लो ये नीचे गया तो ऊपर वाले का जो भी वजन होगा ABCD Z, वो वजन एक भार के रूप में उस पर लगेगा ही, चाहे वो 20 किलो का रहे, हम 80 किलो का है, लेकिन यदि वो मेरे ऊपर है तो उस 20 किलो के वजन को मैं ही सहूंगा और दबूंगा मैं ही। तो जो नीचे चला जाता है जो प्लेट, उस पर उसके ऊपर वाले प्लेट का दबाव पड़ता ही है, और नीचे वाला प्लेट यदि गति करता है तो वो नीचे नीचे धंसते चला जाता है और नीचे मैग्मा में धंस जाता है, और फिर वो भी मैग्मा होकर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो वो मैग्मा जहां पे ये दबाव, ये जो मुड़ाव पड़ा था, फोल्ड पड़ा था, बलन पड़ा था, वहीं से फाड़ के ज्वालामुखी के रूप में बाहर आके बैलेंस करने की कोशिश करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। नहीं हुई तो अब क्या प्रश्न आपके मन में है? मेरी इतनी बात सुनने के बाद आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, या प्रश्न शांत हो गया दिमाग में? पूछिए सुमन जी। सर ये प्लेट भारी कैसे हो गया? महाद्वीप के प्लेट सारा बात समझे, भारी कैसे हो गया ये? भार सब में होता है, भार तो सब में होता है ग्रेविटी के कारण। भारी हल्का कुछ नहीं है यहाँ पे। वजन थोड़ी हम 100 ग्राम लेके वो प्लेट को उठाए तरजू पे, तुम 2 किलो हुए, तुमको उठाए तुम 3 किलो हुए, कोई भी किसी के ऊपर आएगा तो उसका कुछ तो भार होगा। और भारी कहां हुआ कोई? वो अपनी जगह, ये अपनी जगह टकराया, ये अंदर चला गया, क्योंकि ये ऑलरेडी चिपटा है, पतला है, और वो बहुत पहले से फूला हुआ है, मोटा है। समुद्र का जितना पानी है उससे ऊपर है, तभी तो वो कॉन्टिनेंट है। आप भारी और हल्के में मत फंसिए कि कौन भारी है, नाप के देखना पड़ेगा। फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट को तराजू पे लेंगे, फिर वजन, कुछ तो वजन दोनों के अंदर है, राइट? कुछ वजन दोनों के अंदर है कि नहीं?
कोई यस। दोनों में से कौन हल्का है भारी है, ये बच्चे वाला प्रश्न है। सबका अपना अपना वजन होता है, हर प्लेट का उसके आकार के मुताबिक वजन होता है। कॉन्टिनेंटल वाला वो अपेक्षाकृत इसलिए उसको हम हल्का मानते हैं क्योंकि वो खोखला है, अंदर से हॉलो है, हॉलो है, तो वो खोखला होने के कारण मान लेते हैं कि वो हल्का है अपेक्षाकृत। इन दोनों में यदि हम कंपेयर करें ना, तो उस कंपेयर डेंसिटी के बेसिस पे इसको कहा जाता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट एज कंपेयर ओशियनिक प्लेट क्या होता है, हल्का होता है। यदि एक छोटा टुकड़ा काट के उसका लाएं और छोटा टुकड़ा काट के इसका लाएं, तो हम कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये हल्का है क्योंकि ये रुई की तरह है, वो भारी है क्योंकि वो लोहे की तरह है। क्यों? उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। इस बेसिस पे सिर्फ एक स्टेटमेंट गया, और वो स्टेटमेंट को रॉन्ग वे में लेने की आवश्यकता नहीं है, गलत वे में नहीं लेना है। चीजों को ओके थोड़ा सर, थैंक यू सर। इसी तरीके से इसको समझना। हाँ, प्रोसेस को समझना है और हल्का भारी में फंस के नहीं रहना है। कुछ वेट वजन, वजन वेट जो होता है, देखो दो चीजें होती है, शायद आपका वो चीज क्लियर होगा, फिर भी हम आपको बताते हैं। एक को बोलते हैं मास, एक को बोलते हैं वेट। मास के लिए टर्म आता है द्रव्यमान, वेट के लिए टर्म आता है भार। दोनों में फर्क समझिए। मास चेंज नहीं होता है और भार चेंज होते रहता है। भार डिपेंड करता है गुरुत्व पर, गुरुत्व पर, ग्रेविटी पर, गुरुत्व बल पर डिपेंड करता है भार। अब पृथ्वी का गुरुत्व ज्यादा है और चंद्रमा का गुरुत्व कम है, तो पृथ्वी पर जो चीज 60 किलो का है, चंद्रमा पर वो चीज 10 किलो का हो जाता है, यानी वहां वो चीज हल्का हो जाता है। तो आप भारी और हल्का में मत जाइए। द्रव्यमान किसका ज्यादा है? तो ओशियनिक प्लेट का द्रव्यमान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मास ज्यादा इसलिए होता है इसका क्योंकि इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व ज्यादा है। अब ज्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो शायद आपको और भी परेशानी होगी। हम इसलिए बच्चों वाले चीजों में आपको बता रहे थे कि जो ओशियनिक प्लेट होता है वो मोर डेंस है, ज्यादा डेंस है, यानी कि उसके अंदर के पार्टिकल के बीच का स्पेस बहुत कम है। तो छोटा टुकड़ा भी काट के निकालेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें ज्यादा होगा। और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसके बीच के पार्टिकल्स के बीच स्पेस ज्यादा होता है। सेम साइज का टुकड़ा इसका निकालेंगे तो इसमें 2 या 3 को कण आया और इसमें बहुत सारा कण आया। तो ये आधार है जिसके आधार पर ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट को हम समझ सकते हैं और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलता हूं मैं, जिया के प्रश्न के तरफ। ठीक है, एक दिन में आपका एक ही प्रश्न उठा पाऊंगा, सबका प्रश्न पूछना है, सबका प्रश्न है। यदि हम प्रश्न ही सॉल्व कर रहे हैं आज, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। जिया नाम की बच्ची का प्रश्न है कि सर रिफ्ट वैली कैसे बनता है, क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग की तरह जो लैंड एरियाज है वहां भी ऐसा कुछ होता है? जी बिल्कुल होता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जो रिफ्ट वैली बन रहा है अफ्रीका में वो है जो कॉन्टिनेंट्स हैं, पेंजिया है, वो जिन कारणों से टूटा, पेंजिया, पेंजिया याद है ना, सुपर कॉन्टिनेंट, वो कई फोर्सेस के कारण टूटा। कौन से फोर्सेस हैं जिसके कारण टूट रहा है पेंजिया टूटा? तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा अर्थ का जो रोटेशन, घूर्णन के कारण फोर्स है, और तीसरा रोटेशन के अलावा जो केंद्र के विरुद्ध बल लगता है वो फोर्स है। तो कई सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो लगातार कार्य कर रहे हैं जिसके कारण जो पुराने महाद्वीपीय चट्टाने हैं वो टूट रही हैं, उनमें दरारें पड़ रही हैं। तो रिफ्ट वैली का सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो भी प्लेट टेक्टोनिक से ही है, क्योंकि अफ्रीका जैसा लार्ज प्लेट, बड़ा प्लेट, जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण इधर उधर गति कर रहा है। तो जो पुराना प्लेट जब गति करता है तो गतिशील होने पर उसकी जो गति है और जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, जो गुरुत्वाकर्षण है, इन बलों के खींचातान में जो कमजोर हिस्सा है वहां दरार पड़ गई है।
ठीक है। जो पृथ्वी में जो दरारें पड़ी हैं उन्हीं को रिफ्ट वैली कहते हैं। दरारें कब बनती हैं? जब कोई फोर्स इंजेक्ट होता है। ये फोर्स कैसे इंजेक्ट हो रहा है जिसके कारण दरारें बढ़ रही हैं? तो ये फोर्सेस इंजेक्ट हो रहा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के, दोनों ध्रुवों के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और भी कई बल हैं जो उन पर कार्यरत हैं। खुद अफ्रीका प्लेट काफी बड़ा है, एशिया के बाद दूसरा नंबर उसी का आता है। और अफ्रीका जो प्लेट है वो काफी पुराना पेंजिया का बचा हुआ अवशेष है वो। और उस पेंजिया के बचे हुए अवशेष में जो उसकी स्थिति है, उस स्थिति पर इक्वेटोरियल फोर्स जो होता है, इक्वेटर पर जो वो जो अपकेंद्रीय बल है, केंद्र के विरुद्ध लगने वाला बल, वो सबसे ज्यादा लगता है इक्वेटर पे। तो उस फोर्सेस का भी इंपैक्ट है जिसके कारण अफ्रीका में दरारें पड़ रही हैं, रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये मत निकाल लेना, बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं, इसलिए बता रहा हूं कि यदि आपने इसका मतलब ये निकाल लिया कि दुनिया के जितने रिफ्ट वैली हैं सब उसी कारण से बनते, नहीं। रिफ्ट वैली को बस ये समझो कि ये दरार है और कोई भी एंडोजेनेटिक फोर्स इस दरार को पैदा कर सकती है। जैसे कहीं भयंकर यदि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसके कारण दरारें पड़ सकती है। यदि रिक्टर स्केल पे 9 से ज्यादा के स्केल का भूकंप आ गया प्लेट के मूवमेंट होने से या ज्वालामुखी फटने से, तो उससे भी दरारें पड़ सकती है। और वो दरारें यदि बड़ी होगी तो उनको रिफ्ट वैली कहेंगे। रही बात अफ्रीकन रिफ्ट वैली की, तो अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है वो रिलेटेड है द मूवमेंट ऑफ द अफ्रीकन प्लेट के कारण। जो अफ्रीकन प्लेट का मूवमेंट का डायरेक्शन तुम देखोगे और उसका टकराव देखोगे कि अफ्रीकन प्लेट बार बार धक्का मार रहा है यूरेशियन प्लेट में, और उस यूरेशियन प्लेट में जब आप सिर मारते हो, धक्का मारते हो, तो जो फोर्सेस आपकी तरफ रिप्लेस होता है उसके कारण जो कमजोर हिस्सा है वो झर जाता है टूट के, तो वही टूट रहा है। ठीक है, तो वो टूटने का कारण ये है। तो रिफ्ट वैली होता है दरार, गहरी दरारें जो पृथ्वी पर एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण बनती है, उन दरारों के लिए टर्म आता है रिफ्ट वैली। एक और डाउटफुल क्वेश्चन है अपने संजय जी का, पटना से हैं। ये पूछ रहे हैं कि केप वर्दे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ रहे हैं। केप वर्दे, आपको अफ्रीका जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि केप वर्दे जो है अफ्रीका का जो पश्चिमी एकदम छोर है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ अफ्रीका जो है, वहां एक आइलैंड है, वही जो सियरा लियोन और वो जो मॉरिटानिया है, मॉरिटानिया के ठीक पश्चिम में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनमें से एक आइलैंड का नाम है केप वर्दे। अब ये कह रहे हैं कि केप वर्दे के पास अटलांटिक महासागर में घास का क्षेत्र विकसित हुआ है। देखिए, ओशियंस में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जो ग्रासेस हैं और एल्गी हैं वो जनरेट होते रहे हैं और हैं हजारों प्रकार के। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे उसको आप ठीक से पूछ नहीं पाए, माफ कीजिएगा। हम जहां तक समझ रहे हैं, आप हमको कंफर्म कीजिएगा, आप सारागासम नाम के घास के बारे में पूछ रहे हैं शायद, क्योंकि अटलांटिक ओशियन जो है वो सारागासम नाम के घास के लिए जाना जाता है, जिसको कि कुछ जोग्राफर्स जो है ओशियनिक रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं, समुद्री वर्षा वन। ये सारागासम ग्रासलैंड जो है ये अटलांटिक के मध्य में है। मतलब जो वो करंट है ना, ओशियनिक करंट जो चारों तरफ बहती है अटलांटिक के, ओशियनिक करंट जिसमें कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, फ्लोरिडा करंट है, एंटलीज करंट है, और गल्फ स्ट्रीम करंट है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, और फिर इस तरफ कनारी बन जाता है। तो इन करंट्स के बीच में जहां की मूवमेंट कम है वहां एक घास बहुत तेजी से डेवलप हुआ है जिसका नाम है सारागासम घास। सारागासम घास एक ऐसा घास है जिसको वार्म टेम्परेचर यदि मिलता है तो वो तेजी से समुद्र के बीच में समूह में फैल जाती है, राइज हो जाती है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो ओशियनिक इकोसिस्टम में मिनरल्स की मात्रा जो बढ़ती जा रही है, जो मैटर जो हम डंप कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम डंप करते हैं, तो ड्यू टू डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द वेस्ट, the mineral composition of the ocean is going to change day by day, and that change is responsible for the changes of the oceanic ecosystem.
जो समुद्री पारितंत्र में किसी खास समुद्री घास का क्षेत्र बढ़ना या बड़े क्षेत्र में सारागासम जैसे घास का जनरेट होना, इसके कई कारण हैं। नेचुरली ये इसलिए जनरेट होते हैं क्योंकि वहां मूवमेंट कम है और इनके लिए जो जरूरी भौगोलिक दशाएं हैं, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं विच आर नेसेसरी फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्रास, वो वहां पे इजिली अवेलेबल है। दैट्स व्हाई ये ग्रास वहां राइज कर रहा है, ठीक है। और दूसरा कारण है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भी ये ग्रो कर रहे हैं तेजी से, क्योंकि जो ओशियनिक कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स है वो चेंज हो रहा है। और कोई प्रश्न है संजय जी? और कोई प्रश्न है आपका, या फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिला कि आपका प्रश्न क्या था और उत्तर क्या मिला आपको, या कुछ और प्रश्न है? पूछिए, माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं डायरेक्टली। यहां पे हम यूट्यूब सिस्टम में नहीं है, यहां हम कन्वर्सेशन वाला सिस्टम प्लेटफॉर्म बनाए। जी सर। जी पूछिए। आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। सर सारागासम ही ग्रास लैंड के बारे में जानना चाह रहा था, जी लेकिन जी सर ये समझ में नहीं आता है सर कि वहां पर जो ये उत्पन्न हुआ तो विश्व के और भी क्षेत्रों में ये क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है? सारागासम ऐसा नहीं है कि केवल अटलांटिक ओशन में। सारागासम एक वैरायटी ऑफ ग्रास है, और ग्रासेस जो होता है संजय जी, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फॉर्म में डेवलप होता है। वो डिपेंड करता है वहां के लोकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स पे, ठीक है। लोकल कंपोजिशन जो है वहां के मिनरल्स का, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास की जो वैरायटी है वो जनरेट होती है। तो सारागासम जो है वो एक खास सागर में मिलने वाला घास है जिसको सारागासम कहते हैं, और उस सागर को सारागासम सी कहते हैं, सारागासो सागर कहते हैं। तो वो तो एक वैरायटी ऑफ ग्रास है, लेकिन उसके जैसे हजारों प्रकार के घास कई जगह मिलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रीन सी का, नहीं सुना होगा किसी ने? ग्रीन सी है, येलो सी है। येलो सी तो वांगो नदी के पीले पानी के कारण येलो हो जाता है। ग्रीन सी ग्रीन क्यों होता है, या रेड सी रेड क्यों है, ब्लैक सी ब्लैक क्यों है, एक व्हाइट सी भी है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट सी है, समुद्र का अपना कोई जो रंग है वो बेसिक अपना कोई रंग होता नहीं। तो रंग बदलता कैसे? एल्गी और इनमें मिलने वाले बॉटम की जो कलर होगा ना, बॉटम में जो घास के कलर होंगे या इनमें जो वनस्पतियां होंगी, उनके अनुसार से भी समुद्र दिखने लग जाता है। तो जैसे ग्रीन सी है तो उसमें जो खास तरह का घास है, समुद्री घास की हजारों वैरायटी है, हजारों वैरायटी है। तो उनमें से एक वैरायटी का नाम सारागासो है, जो सारागासम है, जो अटलांटिक ओशियंस के आसपास उस एरिया में पनपता है। तो वनस्पति के किसी खास क्षेत्र में पनपने के लिए वो उसका लोकल एंडोजिनस ओरिजिन होता है, वही उसका ओरिजिन एरिया है। और फिर फैली इधर उधर होगी जब वहां से उसको क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज होता है, एग्जॉटिक स्पेसीज, एलियन स्पेसीज। अब उस घास को जहां जहां जहाज में फंस के या किसी चीज में फंस के वो जहां जाएगी वहां भी पनप जाएगी, तो वहां भी सारा गासम हो जाएगा। चलिए, और कोई किसी का प्रश्न है या फिर हम अपने सर टॉपिक? छोटा सा बात है सर, जी। सारागासम जो सर ग्रास लैंड है, क्या उसके नीचे भी मृदा पाई जाती है या कोई प्लेट है क्या सर? ना 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 ना, जलीय घास है। आप शायद नहीं देखे हैं ऐसा घास। सर वो जलीय पानी घास के है, ऊपर ही है? बिना जड़ वाला घास है ये। ओके सर। हाँ, ये एक ऐसा घास है जो एक दूसरे में उलझा होता है और पानी से ही मिनरल्स खींच लेता है। ये जमीन की तली में नहीं होता। इसको सनलाइट चाहिए साहब, तो सनलाइट कहां तक मिलेगा? जहां तक ओशियन में सी का सनलाइट का पेनिट्रेशन होगा वहीं तक, ठीक है। ग्रासेस जो है उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है। चलिए विकास जी का भी प्रश्न ले लेते हैं, आज हम सबका प्रश्न उठा ही लेते हैं एक एक करके, जो भी डाउट्स है। जी विकास जी। सर अटलांटिक ओशियन में जो कटक बन रहा है सर, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वो सर सडनली बन गया होगा, वो धीरे धीरे ये राइज किया हाँ होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सडनली नहीं तो बना सर है, तो धीरे सर धीरे राइज हुआ। महासागर में 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के लेयर में पानी पाया जाता है। क्या तो सर जब आप एक बार रिपीट कीजिएगा आपका जो स्टेटमेंट है। जी बोलिएगा फिर सर से। सर अटलांटिक ओशियन में कटक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और सर महासागर में 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक सर पानी पाया जाता है।
ये वाला इसको करेक्ट करेंगे हम। 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर कहाँ पाया जाता है बताते हैं। ठीक है। और तो सर जब ये रिज बन रहा था अटलांटिक ओशियन में, तो सर ये वाटर अपना इरोजन वाला काम करके उस कटक को खत्म क्यों नहीं कर दी सर? इसके लिए वाटर को ना बहुत तेजी से मूव करना होगा, उतनी तेजी से वो मूव करती नहीं। सागर अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। सागर का जल का ऊपरी सतह भले गति करता है, लेकिन नीचे सागर स्थिर होता है, शांत होता है। और वाटर तभी इरोजन कर पाएगी जब मूवमेंट होगा, और ये मूवमेंट जो है वहां पे कम होता है, इसलिए अपर्दन थोड़ा कम होता है। अपर्दन तो उसका भी हुआ है, इसीलिए तो इतना बढ़ नहीं पाया हजारों सालों में, लेकिन कम होता है अपर्दन एज कंपेयर एज रिवर द्वारा जो अपर्दन होता है। ठीक है। और जो आप ये 5 से 10 किलोमीटर बोले ना आप, इसमें ये है कि जहां पे गर्त है, ट्रंचेज है, वहीं इतनी गहराई तक 10 किलोमीटर तक होता है, अन्यथा 5 से 7 किलोमीटर तक की औसत गहराई है। ठीक है। 5 किलोमीटर तक की औसत गहराई होती है। गहराई सब जगह डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। अपर्दन होता है उसका, लेकिन ढाल नदियों का जो बहाव है उस तरह से समुद्र के जल अंदर बहते नहीं है ना उसके ऊपर। और अपर्दन नदियां तभी कर पाती हैं, बहता हुआ जल अपर्दन तभी कर पाता है जब उसके पास दांत हो। आप कहेंगे कि दांत मतलब? सर वेग प्रवणता जो नदी का होता है, जो पहाड़ों से उतरती है। हमने एक शब्द यूज किया कि नदियों के जल में दांत होता है। इसका क्या तात्पर्य है? कोई समझा है तो हमें बताएं। नहीं समझे हैं? देखिए, नदियों के जल में दांत का काम करता है पेबल, केबल, ग्रेबल, बोल्डर्स। ये क्या है पेबल, केबल, ग्रेबल, बोल्डर्स? चट्टानों के, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उनकी आकारों के आधार पर, बड़े आकार के चट्टान के टुकड़े को बोल्डर्स कहते हैं, और उससे छोटे आकार के जो चट्टान के टुकड़े हैं उसको पेबल बोलते हैं, ग्रेबल बोलते हैं, केबल बोलते हैं। तो ये जब नदियां चलती हैं और इनको अपने साथ लेके बहती हैं, तो ये छोटे 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 बड़े पत्थर के टुकड़े, चट्टान के टुकड़े जो हैं, ये जमीन को खखोरते, नचोड़ते, तोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है। तो ये अपर्दन करने के लिए सारे टूल्स चाहिए उनके पास, तभी वो अपर्दन कर पाएंगे। आज का ये प्रश्न उत्तर सेशन समाप्त हुआ। ठीक है। अब हम अपने टॉपिक को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दें कि हम कौन सा टॉपिक क्या पढ़ाएंगे अभी, और कल कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है। आज हम क्षमा चाहेंगे आपसे यदि आप में से ज्यादातर लोग जो हैं, देखिए होता क्या है, हम दूसरे के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सम्मान नहीं करते, तो ये गलत बात है। आपके मन में प्रश्न है तो आप खुद पूछें, और कोई पूछे तो जरूर सुनिए ध्यान से उसका उत्तर। 2-3 बच्चों को लगा कि अभी क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है तो हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, या फिर हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आज का जो टॉपिक है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके प्रश्नों का। आप भूगोल में जितने भी आपके मन में भूगोल के जितने भी क्यों हैं, आप हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे लिख के भेजते रहिए, या फिर हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर देंगे जिसमें आप अपने क्यों पूछ सकते हैं। रिटर्न में भेजेंगे और टेलीग्राम पे भेजेंगे। ठीक है। टेलीग्राम पे एक ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक ग्रुप बना रहा हूं मैं, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस भेज पाएं, जिसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन लिखेंगे, उसके नीचे अपना नाम और जहां से आप हैं वो लिख देंगे, जिसको जैसे मैं दूसरे कोचिंगों में ये डाउट क्लास लेता था। अभी हमारे कोचिंग में अपने साथ क्या है कि हम 40-45 जो भी लोग रेगुलर हैं, हम रोज लाइव पढ़ते हैं, रोज बात कर पाते हैं टीचर से। दूसरे कोचिंग में क्या है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल का आपने मान लो फी पेड कर दिया, तो वो आपको वीडियो भेज देते हैं। एक ही बार सब नहीं भेजते, ऐसे ही जैसे 2-4-5 वीडियो करके भेजते हैं, रोज 2 वीडियो, रोज 1 वीडियो, और आप वो वीडियो देखते हैं, और फिर महीना सप्ताह में आपके जो डाउट्स होते हैं उसको कलेक्ट करके 1 या 2 लाइव डाउट क्लास बना के, वो भी क्या, पहले जो आप पूछे हैं उसी का पीडीएफ बना हुआ फैकल्टी को दिया जाता है, और फैकल्टी, मैं खुद किया हूं ऐसा, तो वो उसी क्वेश्चंस को मैनेजमेंट कह देता है, सर जो क्वेश्चन आपको दिया गया सिर्फ इसी को बताइएगा, और जो डायरेक्ट आए उसको आप इंटरटेन मत करिएगा। ऐसा 2 डाउट के साथ पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल फिनिश हो जाता है, वीडियो प्लस 2 से 3 डाउट। तो उसमें थोड़ा
दिक्कत होता है बच्चों को। ठीक है ठीक है, जो भी, जो जिया के पास बहुत क्वेश्चन है वो जरूर ज्योग्राफी वाली होगी, जिया का सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। तो तुम बेटा लिख के क्वेश्चन भेजना। मैंने देख लिया लोनार झील पिंक क्यों हुआ, एल्गी के कारण पिंक हुआ था। अब देखिए जियोमॉर्फोलॉजी जो हम स्टार्ट किए हुए हैं, इंटरेस्ट पैदा हो चुका होगा, चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होंगी। अब तक हमने आपको 3 थ्योरीज बहुत डिटेल में बताया। एक वेगनर की थ्योरी बताया, और दूसरी थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक के बारे में थोड़ा सा बताया, और एक थ्योरी बताया आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सागरीय नितल प्रसरण का सिद्धांत बताया आपको। आज मैं आपको एक और थ्योरी बता के उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। और आगे क्या पढ़ाऊंगा पहले बता दूं, क्योंकि एक दिन एक बच्चे ने कहा था कि सर हम पढ़ के रखना चाहते हैं। आज जो पढ़ाऊंगा वो आर्थर होम्स पढ़ाऊंगा आपको, आर्थर होम्स एवं कोबर, इनकी थ्योरी बताऊंगा मैं, आर्थर होम्स और कोबर की थ्योरी। और जो कल की क्लास होगी, इन थ्योरीज के बाद कल की जो क्लास होगी आपकी, वॉल्केनो, सॉरी अर्थक्वेक पहले पढ़ाएंगे। कल की क्लास अर्थक्वेक पे होगी, ठीक है। कल की क्लास जो होगी, आज ही बता दे रहा हूं, अर्थक्वेक पे होगी, और उसके अगली क्लास वॉल्केनिज्म पे होगी, ठीक है। वॉल्केनिज्म यानी कि वॉल्केनो रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वॉल्केनिज्म पे होगी क्लास, ज्वालामुखी पे। और जब ये दोनों हो जाएंगी तो हम आपको जो फोल्डिंग और फॉल्टिंग है, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ये 2 टॉपिक पढ़ाऊंगा। यानी 3 क्लास का अनाउंसमेंट हम अभी कर दे रहे हैं। अगले 4 क्लास की आपको जानकारी है कि अर्थक्वेक होने वाला है, उसके आगे वॉल्केनिज्म और फोल्डिंग और फॉल्टिंग होने वाला है। मैं जो जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, उस पर नोट्स आप बनाते जाइए, और अपने नोट्स को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए कि मेरा बड़ा घटिया नोट्स है या अच्छा नहीं है। आप बस लिखते जाइए अभी। और हाँ, लिखते समय बिल्कुल कोई बुक मत देखिए। जितनी बातें आपने हमसे समझी है और जितनी बातें वीडियो से आपको सुनने को मिली, उसके आधार पर लिखिए अभी। फिर जो आपको रीडिंग मिलेगा, उस रीडिंग में उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो उस समय परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक बच्चे ने सलाह भी दिया है, आप लोगों का आंसर राइटिंग टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, और आप में से जिसका आंसर अच्छा होगा उसकी एक रैंकिंग बना के देंगे कि 1 नंबर पे कौन चल रहा है, यानी 10 में 10 किसने लाया है। इस तरीके का टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, ऐसा बच्चों का सलाह है। इस पर हम विचार कर रहे हैं, कहां तक उचित है, कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आर्थर होम्स हेडिंग दे लीजिए आज की कॉपी में, आर्थर होम्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत, पर्वत निर्माण सिद्धांत। सारे सिद्धांत हो जाएंगे ना, तब जाके हम जो फालतू टॉपिक्स हैं, जीएस वाले टॉपिक्स, उस टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा, और वो टॉपिक्स यूट्यूब पे लाइव चला जाएगा। पर्वत निर्माण सिद्धांत, माउंटेन ओरिजिन थ्योरी ऑफ आर्थर होम्स। 2 लोग हैं जो जाने जाते हैं पर्वत की उत्पत्ति के लिए। एक का नाम आर्थर होम्स है और दूसरे का नाम है कोबर, ठीक है। एक का नाम है आर्थर होम्स और दूसरे का नाम है कोबर। आर्थर होम्स और कोबर का सिद्धांत मैं आपको क्यों बता रहा हूं अभी, 2 कारण है। एक परीक्षा में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कारण है कि यहीं पे समझ सकते हैं आप। जब आपने वेगनर को पढ़ा, जब आपने हैरी हेस को पढ़ा, सागर नितल प्रसरण को, और आपने प्लेट टेक्टोनिक को पढ़ा समराइज वर्जन में, मतलब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के साथ यदि आप पर्वत निर्माण का सिद्धांत पढ़ लें, पर्वतों की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ लें, तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसलिए मेरा प्रयास है यहीं पढ़ाएं। आपने देखा कि वेगनर ने बताया, वेगनर ने आपको बताया
कि महाद्वीप गति करते हैं, राइट। और हैरी हेस आए और इन्होंने साइंटिफिक रूप से बता दिया कि वे कौन से फोर्स हैं, बल हैं जो प्लेटों को गति देते हैं, यानी कन्वेक्शनल करंट वाली बात बता दी हैरी हेस ने आपको। तो क्या एक क्वेश्चन उठता है कि वेगनर और हैरी हेस के पहले और किसी ने कोई इससे मिलती जुलती थ्योरी दी थी? जी दी थी। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था टेलर, ठीक है। टेलर ने भी महाद्वीपीय विस्थापन की परिकल्पना दी थी। वेगनर से पहले महाद्वीपीय विस्थापन की चर्चा करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है टेलर, याद रखिएगा। और एक लिथियन ग्रीन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी चतुष्फलकीय सिद्धांत था। तो आपको ये क्यों बता रहा हूं मैं चतुष्फलकीय सिद्धांत, बाकी सिर्फ नाम क्यों बता रहा हूं? अपने उत्तर को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए। आप अपने आंसर सकते हैं और उसे थोड़ा सा आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि जिस तरह ल्यूथियन ग्रीन ने फलकीय सिद्धांत दिया था, जिस तरह टेलर ने द्वीपों के विस्थापन की संकल्पना की चर्चा की थी, यानी कि वेगनर के पूर्व की बात करिएगा कि वेगनर के पूर्व लिथियन है, कहीं पे लूथियन लिखा, लिथियन ग्रीन और टेलर दो ऐसे ज्योग्राफर थे जिन्होंने पहले ही महाद्वीपों के विस्थापन की बात की थी। लिथियन ग्रीन ने चतुष्फलकीय सिद्धांत दिया था और टेलर ने पृथ्वी के महाद्वीपों के प्रवाहित होने की कल्पना की थी, लेकिन सिद्धांत को प्रामाणिक रूप से साबित किया, प्रूफ के साथ साबित किया। कल्पना करना और सबूत के साथ साबित करने में फर्क है। तो कल्पना जरूर किया ल्यूथियन ग्रीन ने भी, कल्पना किया टेलर ने, लेकिन प्रूफ के साथ, सिद्धांत के साथ साबित करने का जो क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है किनको? देखिएगा, वो जाता है अपने वेगनर महोदय को। चलिए आर्थर होम्स की बात कर ले हम और कोबर की बात कर ले। पर्वत होते क्या है, माउंटेन होते क्या है? सविंद्र सिंह अपने किताब में पर्वत को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, सविंद्र सिंह, पर्वत उस श्रेणी अथवा उच्च स्थान को कहते हैं जिसका ढाल तीव्र हो, स्लोप ग्रेडियंट हाई हो, ज्यादा हो, और वो अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो कि दूर से ही स्पष्ट रूप से दिख जाए, खास करके उसका शिखर दिख जाए, तो वह पर्वत है। सविंद्र सिंह है, देसी परिभाषा दिए हैं, बिल्कुल देसी आदमी है। एक विदेशी को भी सुन लीजिए, एक ज्योग्राफर है, नाम है सैली सबरी कहते हैं कि पर्वत स्थल का एक ऐसा रूप है, एक ऐसा लैंडफॉर्म है माउंटेन, जो अपनी अत्यधिक ऊंचाई के कारण आसपास से अत्यधिक ऊंचाई के कारण अस्पष्ट दिखता है। तो मुझे लगता है सविंद्र सिंह जी सैल सबरी के डेफिनेशन को ही थोड़ा बस देसी रूप में ले आए। तो सैल सबरी का डेफिनेशन है ऐसा भूखंड, ऐसा लैंडफॉर्म जिसकी हाइट जो ज्यादा हो और वो दूर से क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सके, तो वो माउंटेन्स हैं। अब माउंटेन्स के ओरिजिन के संबंध में दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। कुल मिला के जो माउंटेन्स होती हैं, उनका जब वर्गीकरण हम करते हैं, बांटते हैं माउंटेन्स को, तो कई बेसिस पे बांटते हैं। पहला बेस क्या है, पहला आधार क्या है जिसके आधार पे हम माउंटेन को बांटते हैं? ऊंचाई के आधार पे माउंटेन को बांटते हैं। दूसरा आधार क्या है? स्थिति के आधार पर, हम लोकेशन के आधार पर माउंटेन को बांटते हैं। तीसरा, उसका ओरिजिन प्रोसेस के आधार पे माउंटेन को बांटते हैं। और चौथा और लास्ट, कि उसका उत्पत्ति काल, जिस काल में वो जन्मा, पहले या पाछे,
पीछे अभी हाल में जन्मा है या बहुत पहले जन्मा है, तो उसको बांटने का एक तरीका उसका ओरिजिन फेज भी है। जैसे हिमालय को यदि हम देखें तो हिमालय को हम कहते हैं हिमालय एक बलित मोरदार पर्वत है। तो जब हम कहते हैं ना कि हिमालय बलित मोरदार पर्वत है, यानी ये किस तरह का कैटेगराइजेशन है? ये हिमालय की निर्माण प्रक्रिया या उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर वर्गीकरण है। जब हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को बांटते हैं, और यही सबसे यूनिवर्सल है, ज्यादा पॉपुलर यही प्रक्रिया है। तो निर्माण प्रक्रिया या उत्पत्ति के आधार पर पर्वतें होती हैं दो प्रकार की, एक मौलिक पर्वत, एक अवशिष्ट पर्वत। मौलिक पर्वत इन द सेंस, आप मौलिक पर्वत के लिए आप क्या टर्म यूज करेंगे? आप कहेंगे ओरिजिनल और टेक्टोनिक माउंटेन। एक माउंटेन होता है ओरिजिनल माउंटेन या टेक्टोनिक माउंटेन बोलते हैं उसको, जैसे एंडीज जो है वो ओरिजिनल माउंटेन है, टेक्टोनिक माउंटेन है। यदि हम कहें रॉकी तो वो टेक्टोनिक माउंटेन है, रॉकी भी टेक्टोनिक माउंटेन है, एंडीज टेक्टोनिक माउंटेन है, हिमालय टेक्टोनिक माउंटेन है, आल्पस टेक्टोनिक माउंटेन है। तो टेक्टोनिक माउंटेन्स को ही ओरिजिनल माउंटेन्स कहते हैं, यानी ओरिजिनल माउंटेन सीरीज जो है वो टेक्टोनिक माउंटेन्स होते हैं, दोनों एक ही है। और जो दूसरा मैंने कहा रेसिडुअल या इरोजनल माउंटेन्स, सरकम इरोजनल माउंटेन्स, रेसिडुअल मतलब अवशिष्ट। मतलब यदि सोचिए थोड़ा देर के लिए, इमेजिन करिए, कहां गया पेन? इमेजिन करिए कि ये एरिया ऐसा था और इस एरिया में ये वाला पोर्शन बह गया, सोचिए, और ये पोर्शन भी बह गया इतना दूर, ठीक है, ये बह गया और ये भी बह गया। तो अब ये ऐसा रह गया, तो अब ये बीच का पोर्शन जो काफी उठा हुआ रह गया, मान लीजिए ये ऐसा था, पहले ऐसा था, तो ये बीच का पोर्शन कैसा दिखने लगा? पर्वत जैसा। तो ये टेक्टोनिक ओरिजिन वाला माउंटेन नहीं है, तो अपरदन के बाद बचा हुआ कोई ऊंचा भूखंड है। तो अपरदन के बाद बचा हुआ कोई ऊंचा भूखंड हो तो उसके लिए टर्म आता है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल पर्वत। तो कहीं पर यदि ऐसा वर्ड लिखा हुआ मिले ना आपको, अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल पर्वत, तो समझ जाइएगा कि उसका ओरिजिन टेक्टोनिक से नहीं हुआ है। टेक्टोनिक मतलब प्लेटों के टकराने से नहीं हुआ है। अब टेक्टोनिक माउंटेन में भी वैरायटी है। प्लेटें जब फोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ज्यादातर कॉन्टिनेंटल प्लेट मुड़ती हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है तो जल्दी मुड़ जाती है, वो ज्यादा रिजिड नहीं होती। तो जब मुड़ने से बने, कंप्रेस होने से बने, तो उसको बलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, ये सब बलित पर्वत हैं। और यदि ब्लॉक की तरह बनता हो, जैसे जर्मनी में जो पर्वत है ब्लॉक की तरह बनता हो, कि उसका एक टुकड़ा नीचे धंस गया, दूसरा टुकड़ा नीचे धंस गया और वो ऊपर उठा रह गया, तो ब्लॉक की तरह बनता हो तो उसके लिए ब्लॉक माउंटेन यूज होता है। ये भी चट्टानों, प्लेट टेक्टोनिक के कारण कभी कभी चट्टान का बड़ा सा हिस्सा दरार पर के धंस जाता है। तो ऐसे केसेस में प्लेट के अब गति करने से, खोखले प्लेटों में कभी कभी कॉन्टिनेंट का कुछ हिस्सा खोखला ज्यादा होता है, हार्ड रॉक खड़ा रह जाता है और जो सॉफ्ट रॉक है नीचे से धंस जाता है। तो ऐसी घटना यदि हो तो उसको हम ब्लॉक माउंटेन या अवरोधी माउंटेन कहते हैं। और वो जो ब्लॉक माउंटेन होता है वो भी ओरिजिनल माउंटेन है, टेक्टोनिक माउंटेन है। वॉल्केनो फटने से यदि कोई माउंटेन बना हो जैसे किलिमंजारो, तो उसको भी टेक्टोनिक माउंटेन ही कहते हैं। वॉल्केनो का ओरिजिन भी तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण होता है, तो उसको भी हम टेक्टोनिक माउंटेन कहते हैं। तो माउंटेन्स ज्वालामुखी फटने से बना हो या ज्वालामुखी का मैग्मा कहीं पर जमा हुआ और उससे बना हो माउंटेन, तो दोनों ही केसेस में वो टेक्टोनिक माउंटेन या ओरिजिनल माउंटेन के कैटेगरी में आएगा। तो दुनिया के ज्यादातर पर्वत जो हैं वो टेक्टोनिक माउंटेन ही हैं, ओरिजिनल पर्वत हैं। या तो वो फोल्डेड हैं, या तो वो ब्लॉक है, या वो वॉल्केनिक माउंटेन है,
या फिर ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों के जमा होने से बने हुए माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा तो डिस्कस आपने कर लिया, समझ भी लिया। रेसिडुअल माउंटेन भी देख लिया आपने, जैसे कि बहुत सारे रेसिडुअल माउंटेन्स हैं धरती पर, जैसे विंध्याचल माउंटेन रेसिडुअल माउंटेन है, टेक्टोनिक माउंटेन नहीं है, ठीक है, बचा हुआ अवशिष्ट। सतपुरा, महादेव, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पारसनाथ, जो भी दक्षिण भारत के जितने भी माउंटेन्स हैं वो सब के सब रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। और हिमालय जो है, हिमालय अपना, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है, एक बच्चे का क्वेश्चन है, ब्लॉक माउंटेन क्या टेक्टोनिक माउंटेन्स हैं? टेक्टोनिक माउंटेन्स को हिंदी में समझ लीजिए, ओरिजिनल माउंटेन्स को ही टेक्टोनिक माउंटेन्स कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन भी टेक्टोनिक माउंटेन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब एक बच्चा, दिव्या कह रही है कि नहीं ब्लॉक माउंटेन टेक्टोनिक माउंटेन नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सविंदर सिंह को देखना पड़ेगा। आप टेक्टोनिक का जो मीनिंग ले रही है ना, आप जान लीजिए जो मौलिक पर्वत हैं उसी को विवर्तनिक पर्वत कहते हैं। मौलिक पर्वत से विवर्तनिक पर्वत अलग नहीं होता है, ठीक है। मौलिक पर्वत से विवर्तनिक पर्वत अलग नहीं होता है, और इसलिए दोनों को एक ही माना जाता है, मौलिक पर्वत और विवर्तनिक पर्वत। और रही बात प्लेट टेक्टोनिक जो आपने पढ़ा है उसकी, किसका माइक ऑन है पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो, अन्यथा माइक ऑफ रखिए प्लीज। रवीश कुमार, कुछ पूछना है आपको? आपके कमेंट्स को भी मैं देखता हूं, आप में से जो कोई भी कुछ कमेंट्स करते हैं उनको देखता हूं और करेक्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एक बच्चा ने पूछा था इसमें, कई बच्चों के यहाँ पे कमेंट्स हैं। एक ने लिखा है, अच्छा योगेंद्र त्यागी कह रहे हैं हॉग, डाना और हॉल का, नहीं नहीं नहीं, देखिए अब उतना ज्यादा थ्योरीज हम नहीं पढ़ा पाएंगे कि एक एक करके पूरा हॉग, डाना और ठाल। जो बच्चा 2 थ्योरी समझ लेगा ना, किसको, आर्थर होम्स और कोबर को, उसके बाद वाला जो थ्योरीज है बस उसी थ्योरीज से जनरेट होने वाली थ्योरीज है, समझे त्यागी जी? तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक रीडिंग देंगे और समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पूछिए प्रीति श्रीवास्तव, पूछिए क्या पूछना है। जी सर मुझे पूछना था, जैसा कि आप बताए थे कि पेंजिया का लोकेशन, जब सारे कॉन्टिनेंट एक में थे, पेंजिया का लोकेशन इक्वेटर के नीचे था, जिसमें 2 पार्ट हुए, और लेकिन जो लारेंसिया और गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। लेकिन सर हम कहीं और देखे तो उसमें देखे कि मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबे लंबे आकार में, मतलब पूरे भूभाग पे लंबे आकार में था पेंजिया। जी, तो इसको मुझे क्लियर करना था कि पेंजिया का लोकेशन क्या था? पेंजिया कोई नन्हा सा बिंदु या नन्हा सा पॉइंट नहीं था जी। पेंजिया 7 कॉन्टिनेंट का एक कलेक्शन था, ठीक है। और कोई 7 कॉन्टिनेंट का कलेक्शन होगा तो आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि बेटा इसके नीचे ही रहना, ऊपर नहीं। ये इस बीच में यदि इस तरह से है, इसको माना जाएगा कि इसका मैक्सिमम पार्ट कहां है, दक्षिण की तरफ है, तभी तो इसका कुछ हिस्सा भूमध्य रेखा की ओर और उत्तर की ओर बढ़ा, ठीक है। किताबों को जब भी पढ़िए तो स्तरीय किताबें ना पढ़ के भूगोल में आप सूचनाओं का जो भी विवरण हो, या तो सविंद्र सिंह साहब की बुक पढ़िए या फिर माजिद साहब की बुक पढ़िए, ठीक है, माजिद हुसैन जी जो हैं, या फिर DR खुल्लड़ की बुक पढ़िए। और यदि इससे भी ज्यादा स्टैंडर्ड पढ़ना है, DR खुल्लड़ से भी ज्यादा, तो फिर आप त्रिवार्ता की बुक पढ़िए। त्रिवार्ता की बुक आती है, गैलन त्रिवार्ता, जी त्रिवार्ता, ठीक है। और आप जब स्टैंडर्ड बुक को पढ़ेंगे तब आपको इस तरह की छोटी छोटी कंफ्यूजन्स क्रिएट नहीं होगी कि फिर पेंजिया कैसे था, ऐसे था आपके अनुसार से पेंजिया। यदि ऐसे होता पेंजिया कि उत्तर दक्षिण, पहला ये उत्तर है ये दक्षिण है, ठीक है, यदि पेंजिया ऐसे होता
तो फिर वेगनर ये कभी नहीं कहता क्या कि यूरोप का प्रवाह उत्तर की तरफ हुआ। पहले से यूरोप उत्तर में था तो प्रवाह कहां हुआ फिर यूरोप का। फिर वेगनर ये नहीं कहता कि उत्तरी अमेरिका या अमेरिका का प्रभाव भूमध्य रेखा की ओर हुआ, तो ऑलरेडी भूमध्य रेखा के पार होता। तो वेगनर ने जो कहा है कि दो दिशा में गति हुई, एक दिशा उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर और दूसरी दिशा पश्चिम की ओर, यानी कि इस ओर। तो हम तो इसी आधार पे पकड़ेंगे कि कौन सा किताब सही है कौन सा गलत। वही किताब फिर वेगनर लिख रहा होगा तो वेगनर में वो फिर वही बात कहेगा कि पेंजिया का जो उत्तरी हिस्सा था यानी अंगारा लैंड वाला हिस्सा, अंगारा लैंड को नाम अंगारा लैंड किसने दिया? सुएज महोदय ने। ऐसा नहीं है कि अंगारा लैंड जो कॉन्सेप्ट था वो सुएज महोदय ने यूज किया था। अच्छा, ये भी कृष्ण, क्या नाम है, कृष्णा। चलिए ध्यान रखेंगे आपका। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आ जाता है तो वो क्वेश्चन रिलेटेड है माउंटेन से, और इसलिए पूछना है तो थोड़ा पूछने की आजादी सबको दिया जाए। आगे से हम ख्याल रखेंगे कि हम ब्लॉक कर दें, हमारे पे डिपेंड करता है। यहाँ पूरा कंट्रोल मेरे पास है। हम चाहें तो फिर हम किसी का माइक ऑन होगा, हम नहीं चाहें तो किसी का माइक ही ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखेंगे। आपका मन में जो क्वेश्चन उठ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, कौन सी बुक से पढ़ा बेटा ये कि पेंजिया उत्तर दक्षिण फैला था? सोर्स क्या है बुक का? जी कौन से बुक में पढ़ा आपने? सर, बुक में हम नहीं पढ़े थे सर। मतलब आपसे पहले हम सर, एक सर हैं SS ओझा करके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने पढ़ाया था। तो उसका उनके हम मतलब ऐसे ही वीडियो में ही देखे थे, तो वो ऊपर नीचे करके आया था और दोनों को बताया था कि इक्वेटर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है दोनों को, मतलब उत्तरी अमेरिका को भी अपनी तरफ आकर्षित किया इक्वेटर। तब तो उत्तरी अमेरिका को इधर आना चाहिए था, इस ओर। उत्तरी अमेरिका को इक्वेटर की तरफ आना चाहिए था बेटा। जी, देखो, जैसे भूमध्य रेखा पर जो उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल लगा उस पे। आपका माइंड जो है थोड़ा सा आपकी कमी मैं मानता हूं समझने में इसको, इसलिए ऐसा मानता हूं। जी जी देखिए, आप थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गई हैं, इसीलिए शायद आप हमसे पूछ रही हैं। आप यदि एक बिगनर को ही सिर्फ लेके चलिए पहले, और जो टीचर्स हैं वो हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हैं। कभी कभी हम क्या होता है, टीचर कुछ कह रहे होते हैं, हम उसको समझ कुछ और लेते हैं, तो समझने में दिक्कत होता है। हो सकता है उन्होंने कुछ अपने अनुसार बताया हो। इतनी बात समझिए कि जब भी बुक की तरफ ज्यादा अपने आप को मोड़िए और बुक पढ़ के टीचर से डिस्कस करिए, या टीचर कोई डिस्कस करे कोई बात तो उसको ऑथेंटिक बुक में जरूर देखिए जाके। सविंद्र सिंह जो हैं, जो भी ओझा जी हैं या फिर ओझा जी के जो भी गुरु जी हैं, उन सबों ने इस बुक को जरूर फॉलो किया होगा। ठीक है, या फिर दूसरे जो बुक हैं उन्होंने यदि उनको ही फॉलो नहीं किया होगा तो फिर दूसरे जो ऑथर हैं उनको फॉलो किया होगा किसी ना किसी को। और सारे टीचरों के इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है? बुक ही होता है। इसलिए बुक में इन्वेस्ट कीजिए और एक बुक लीजिए और उससे पढ़िए जरूर। ठीक है, पेंजिया मैंने जान के कहा। अब यदि मान लीजिए कि यहां उत्तरी अमेरिका होता, यूरोप यहां होता, ठीक है, और यहां पे मान लेते हैं कि हम साउथ अमेरिका है, यहां अफ्रीका है, और ये सब दिन ऐसे ही होता तो इसके मूवमेंट करने का जरूरत क्यों होता? और हाँ, किताबों में ऐसी किताबें क्या, आप गूगल ही करेंगे ना तो बहुत सा इमेज दिख जाएगा और उस इमेज से आप इजीली चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है, आप ना सिर्फ ये डाल देंगे पेंजिया, तो आप देखेंगे कि पेंजिया का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, कई सारे इमेज मिल जाएंगे, और जिसमें ये दिखेगा, ये इमेज इसी के आधार पर आपको वो बताए होंगे। ये शुरुआत में और सिकुड़ा हुआ था और सिकुड़ने के बाद धीरे धीरे फैलता गया। ठीक है, इक्वेटर के तरफ मूवमेंट होने का मतलब हम जान रहे हैं कि कंफ्यूजन कैसे आया होगा। आपको कंफ्यूजन आया होगा किसी एक इमेज से लीजिए। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जैसे ये इक्वेटर है, दिख रहा होगा सब भाई बहन को। चलिए, आज डाउट क्लास की तरह क्लास हो गई,
मेन क्लास रही नहीं हमारी, ठीक है। हम पेंजिया ओपन करके आपको दिखला देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन यदि रहेगा तो फिर आप परेशान होते रहेंगे ऐसे ही, फिर क्या फायदा क्लास लेने का या कुछ भी, ठीक है। शुरुआत में ऐसा माना जाता है, ये सब इमेजिनेशन है लोगों का कि ठीक है इस तरह से पहले था पेंजिया, जिसमें मान लेते हैं कि इक्वेटर जो है वो यदि यहां से गुजरा हो तो ये वाला नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा इक्वेटर के इस तरफ भी है, ये नॉर्थ अमेरिका है, और यूरेशिया का कुछ हिस्सा इक्वेटर के उस तरफ है। तो यूरेशिया उत्तर की तरफ गया, नॉर्थ अमेरिका इक्वेटर की तरफ गया, साउथ अमेरिका पश्चिम की तरफ गया, अफ्रीका वहीं के वहीं रहा, इंडिया फिर इस तरफ रहा, यूरेशिया और इधर आया और उसमें टकरा गया आके। तो यदि आपके मन में ऐसा कोई कंफ्यूजन है कि सर ने ये बोला कि ये वेस्ट है ये ईस्ट है, मेरे बारे में भी हो सकता है मेरे और उसमें थोड़ा कंट्रडिक्शन, क्योंकि मैंने ये इमेज नहीं दिखाया ना आपको, मैंने थॉरली सिर्फ बोला, तो मेरी गलती है, इसलिए मैं सुधार दे रहा हूं आपको। इस बात की गलती है कि आपको मैंने इमेज दिखा दिया होता तो ये प्रश्न आपके अंदर पैदा नहीं लेता, आपके मन में कहीं ये तो नहीं आया कि इतने में ही पेंजिया है, यही आया होगा आपके मन में कि इतने में ही पेंजिया है। तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट घुस गया था, पेंजिया ऐसा नहीं है कि इतने में था, सातों कॉन्टिनेंट जुड़ा था, तो एक पूरा बड़ा सा पोर्शन क्रिएट किया था पेंजिया ने। और हम सब भाई बहनों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे कि पेंजिया जो था, ज्यादा पोर्शन पेंजिया का किधर था, सदर्न हेमिस्फीयर में, और कुछ पोर्शन पेंजिया का किधर था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ऐसे। और यूरेशिया वाला पार्ट जो था ज्यादातर नॉर्थ में था, और नॉर्थ अमेरिका का आधा हिस्सा नीचे था और आधा हिस्सा ऊपर था। यदि पूरी तरह से सोचो, एक कॉन्सेप्ट ये भी लो अपने दिमाग में कि मैं बार बार तुमको कह रहा था, एक पॉइंट मैं यूज करता था कि पोल ने अट्रैक्ट किया, मैंने ये बोला था कि नॉर्थ पोल के अट्रैक्ट के कारण, ये वेगनर भी मानते थे, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहां होता है, दोनों पोल पे, कहां कहां, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो जो सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, इक्वेटर के नीचे रहेगा, जो भी इक्वेटर के नीचे रहेगा, मान लो ये अफ्रीका इक्वेटर के नीचे, ये साउथ अमेरिका इक्वेटर के नीचे, ये इंडिया वाला पार्ट यहां, ये अंटार्कटिक ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट यहां, तो जो साउथ पोल के नजदीक रहेगा वो तो साउथ की तरफ ही अट्रैक्ट होना चाहिए। और जो नॉर्थ, यदि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चुंबकत्व ज्यादा है, तो नॉर्थ पोल वाला चुंबक यानी उत्तर दिशा का जो प्रवाह है, उत्तर दिशा का प्रवाह यानी चुंबक किसको अट्रैक्ट करेगा, जो ऑलरेडी जिसका ज्यादा हिस्सा इस तरफ आ गया होगा, इसी को ये अपनी ओर खींचेगा ना, नॉर्थ की तरफ, या इसका जो हिस्सा इस तरफ होगा इसी को खींचेगा ये नॉर्थ की तरफ। तो दो कॉन्टिनेंट ऐसे थे उसमें से जिनका की ज्यादातर हिस्सा, कुछ हिस्सा उत्तरी गोलार्ध की तरफ था। ठीक है, अब समझ में आ गया, कुछ यहां से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। और कुछ ऐसे पार्ट थे जिसका पूरा का पूरा कंप्लीटली जो कहां था, ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में थे, यानी अफ्रीका, ठीक है, और साउथ अमेरिका और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहां पे ये हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, फिर ये अंटार्कटिका, ये लोग इस तरफ थे। और नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा, ये नॉर्थ अमेरिका का कुछ हिस्सा, इक्वेटर पे देख लो तब तुमको समझ में आएगा। अब इस इमेज को देखो, और ये जो अलग अलग ईयर का इमेज है, ये अलग अलग ईयर का इमेज है, अलग होने का। ऐसे 5 इमेजेस बनाए थे एक ही सीरीज में, किसने, वेगनर ने। और उस 5 में से पहला इमेज जो बनाया था उसमें वेगनर ने कहा कि सारे 90% साउथ में थे, 10% नॉर्थ गए। फिर दूसरा इमेज जब बनाया वेगनर ने, तो मान लो ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, तो यूरेशिया को पूरी तरह से इक्वेटर के पार कर दिया और नॉर्थ अमेरिका को भी इक्वेटर के पार कर दिया। और फिर तीसरा इमेज जब बनाया तो उसमें क्लियर जो अभी दिखता है वो इमेज दिखाया, अभी वाला कंडीशन,
ठीक है, अभी वाला कंडीशन दिखाया, मतलब साउथ अमेरिका इस तरफ। तो कई अवस्थाओं से होके गुजरा है वर्ल्ड जो है, वो कई अवस्थाओं से होके गुजरा है। यानी पूरी दुनिया जो अभी जिस रूप में आपको दिखती है, वो कई अवस्थाओं से होके गुजरी है। और उन अवस्थाओं को ही क्रमशः पेंजिया का नाम दिया गया। और पेंजिया का जो विभाजन था, पहले पेंजिया का साउथ वाला हिस्सा ऐसा था, ये साउथ वाला हिस्सा है पेंजिया का, ऐसा था साउथ वाला हिस्सा, जिसमें अफ्रीका के नीचे, देखो अफ्रीका के नीचे है ये साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका नीचे है अफ्रीका के, और उसके बाद अंटार्कटिका नीचे। तो ये सारी चीजें आप एक बार सर्च करके ठीक से देख लेना। जब भी कोई डाउट क्लियर हो ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो टीचर कह रहा है उसी को चुपचाप माने, अपना भी ब्रेन अप्लाई करें, और किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते जब तक हम उस चीज को एक बार देख ना ले। और अब हम किस एरा में रह रहे हैं, हम इन्फोडेमिक एरा में रह रहे हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए हमें किस पे तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हैं, गूगल पे। और गूगल और तुम्हारा इंफॉर्मेशन में कंट्राडिक्शन हो रहा हो तो जरूर बातचीत होनी चाहिए। और थैंक यू फॉर योर डिस्कशन। अब जो बच्चे को, कुछ बच्चों को नहीं समझ में अच्छा लग रहा होगा कि क्यों फालतू में सुन रहे हैं, आप जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाओ, नहीं, बहुत अच्छी बात है कि बच्चा यदि अभी पूछ लिया तो आगे अब ये पढ़ेगा तो अब ध्यान रखेगा चीजों का कि कहीं मेरे कंफ्यूजन गलत यदि कहीं लग रहा है हम उसको चेक करें, ठीक है। तो पूरी तरह से अब समझ में आ गया होगा कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका पहले से इक्वेटर के आधे उस तरफ और कुछ हिस्सा उसका इस तरफ था, इस तरह का कनेक्शन था। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा एक दिन। मेरे पास एक ड्राइव है, हार्ड ड्राइव। इस हार्ड ड्राइव में मेरे पास एक वीडियो पड़ा है जिसपे हम एक एनिमेशन के थ्रू देख पाएंगे उन सारे वीडियोस को। मतलब सारा जियोमॉर्फोलॉजी जो है एनिमेशन के थ्रू है, खास करके जो थ्योरीज है, बिगिनर तो है ही मेरे पास, उसमें एनिमेशन के थ्रू आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे सेपरेट हुआ। रिवीजन में मैं वो करवा दूंगा किसी दिन। चलिए, हम आज आपको ठीक से पढ़ा नहीं पाए, दो कारण था, एक टेक्निकल इश्यूज और एक लेट आया मैं, और आज मेरा माइंड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस्ड हो गया, इसलिए मैं बेहतर नहीं पढ़ाया आपको आज। आज की क्लास जो है इसमें सिर्फ हम डाउट डिस्कस किए हैं, और जो हम स्टार्ट करना चाह रहे थे आर्थर होम्स और कोवर, उसको मैंने रोक लिया। कल इसकी जगह हम आपको प्रॉपर क्लास प्रोवाइड करा पाएंगे। और परसों आपका वो आंसर सेशन वाला जो है, क्वेश्चन आंसर, वो क्लास से अलग ऑर्गेनाइज करेंगे। क्लास का कोई लेना देना नहीं है, उससे अलग एक ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लास से अलग आंसर सेशन। तो कल हम आपसे मिलते हैं। आज थोड़ी सी परेशानी ज्यादा है, वो मेरे शकल से दिख रही होगी, मैं ज्यादा वर्कलोड से आया हूँ थोड़ा, ठीक है, क्षमा चाहेंगे। आज की क्लास उतनी बेहतर हम कर नहीं पाए। हम टारगेट लिए थे आर्थर होम्स को पढ़ाना, लेकिन मेरे मन में आया कि इतने सारे क्वेश्चंस उठा रहे हैं बच्चा, आते के साथ हाथ उठा रहा है, तो पहले सुन लें आपको। और जो प्रीति नाम की गुड़िया है वो देख लेना बेटा, एक बारी इमेज बना लेना आप चारों स्टेज का, एज वाइज, किस एज में पेंजिया किस रूप में था। पहले पेंजिया सिकुड़ा हुआ था और फिर धीरे धीरे पेंजिया फैलता चला गया, और पेंजिया में दरारें पड़ी, और दरारें पड़ी तो टेथिस बना। टेथिस बनने के बाद उत्तरी अमेरिका और ज्यादा, उत्तरी अमेरिका और यूरोप जो है और ज्यादा फैल गया, इक्वेटर के उस पार भी, इक्वेटर के इस पार भी, और उसका एरिया फिर बढ़ता गया नॉर्थ की तरफ। चलो मिलते हैं कल, आज हम इतना